फ्रेंड, सेकंड पार्ट में हमारा जो टॉपिक बचा था, मैंने एक पढ़ा था लोकसभा में 2 बिल पास हुए हैं। नाम तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमें पढ़ना था बिल इन द पार्लियामेंट। तो बिल इन द पार्लियामेंट 3 टाइप के बिल देखेंगे हम। देखेंगे इसमें ऑर्डिनरी बिल, फिर देखेंगे इसमें आपका मनी बिल, और फिर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। 3 तरह के बिल जो होते हैं उनमें डिफरेंस क्या क्या होता है। जो पहला बिल होता है वो होता है ऑर्डिनरी बिल, जो आर्टिकल 107 आर्टिकल 108 के अंदर आता है। कंसर्न विद एनी मैटर अदर देन द फाइनेंशियल सब्जेक्ट, तो याद रखो अदर देन द फाइनेंशियल सब्जेक्ट। दूसरा आता है मनी बिल, इसमें कंसर्न होते हैं फाइनेंशियल मैटर, टैक्सेशन का, पब्लिक एक्सपेंडिचर का और एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है। फिर इसी में एक आता है फाइनेंशियल बिल 117 1173 1171 होता है, 1173 होता है। मनी बिल का आर्टिकल 110 होता है, ऐसे याद रखो। इसमें कंसर्न जो चीज़ें होती हैं वो विद द फाइनेंशियल मैटर बट आर डिफरेंट फ्रॉम द मनी बिल, जो इसमें होता है। इसके अलावा जो बचे हुए फाइनेंशियल मैटर हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है सबसे बड़ा बिल आता है कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। अमेंडमेंट करना होता है कोई भी प्रोविज़न आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेके आता है। अब देखते हैं डिफरेंस पढ़ेंगे हम ऑर्डिनरी बिल में और मनी बिल में क्या डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में क्या डिफरेंस है। देखो, इसको इंट्रोड्यूस जो करता है वो आइदर हाउस ऑफ द लोकसभा, ऑर्डिनरी बिल को, सॉरी आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। पर मनी बिल आप ऐसे याद रखो, क्योंकि पैसा कौन देगा? सरकार देगी। अब कोई भी मेंबर तो पैसा नहीं निकाल सकता ना, सरकार ही निकाल सकती है। तो सरकार सबसे ज़्यादा किस में होती है? लोकसभा में ज़्यादा उसके इलेक्शन होते हैं, सरकार बनने के लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। तो याद रखो कि मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही आएगा, ओनली इन लोकसभा। इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर और द प्राइवेट मेंबर। अब देखो, सरकार पैसा देगी मनी बिल के तो मिनिस्टर ही ला सकता है। इसमें प्राइवेट मेंबर को मैंने कई बार पढ़ा चुका हूँ। जो मिनिस्टर के अलावा जो भी एमपी होते हैं, जो चाहे वो बीजेपी की हो किसी भी पार्टी को, उनको प्राइवेट मेंबर बोलते हैं। मिनिस्टर के अलावा मिनिस्टर जो होंगे वो सारे गवर्नमेंट वाले होते हैं, मिनिस्टर वाला बिल लाएंगे, गवर्नमेंट बिल लेके आते हैं। इसमें प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन किसमें चाहिए? इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है ऑर्डिनरी बिल में, पर इसमें प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन चाहिए अगर आपको पैसा लेना है तो। राज्यसभा का रोल क्या है? हाँ, राज्यसभा इसको कैन बी अमेंड रिजेक्ट बाय द राज्यसभा, इसको कर सकती है ऑर्डिनरी को, पर इसमें कोई रोल नहीं है राज्यसभा का। कैन नॉट बी अमेंड रिजेक्ट द राज्यसभा, इट हैज़ बीन रिटर्न द बिल विद और विदाउट रिकमेंडेशन। बस वो अपना सुझाव दे सकती है, उसके पास पावर नहीं होती अमेंड करने की या रिजेक्ट करने की, सुझाव दे सकती है। कैन बी डिटेन बाय द राज्यसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने तक इसे रोक सकती है, 6 महीने तक, पर इसे 14 दिन तक ही रोक सकती है। मनी बिल को वापस भेजना पड़ेगा। प्रेसिडेंट एसेंट सेंड फॉर द एसेंट ओनली आफ्टर अप्रूव बाय बोथ द हाउस, जब दोनों हाउस पास करेंगे, दोनों सदन, तभी ये बिल कहाँ पे चला जाएगा? पार्लियामेंट के, मतलब पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट के पास चला जाए, दोनों सदन अगर पास कर देंगे तो। इसमें क्या है? सेंड फॉर द एसेंट ओनली आफ्टर द लोकसभा अप्रूवल, क्योंकि इसमें राज्यसभा का रोल ही नहीं है, 14 दिन तक रखना है, बस वो रिकमेंडेशन दे सकती है, तो कोई राज्यसभा का रोल ही नहीं है। अगर लोकसभा ने पास कर दिया, रिकमेंडेशन के लिए भेजा राज्यसभा में, अगर उसने स्वीकार किया, उसने मतलब कुछ चेंजेस के लिए रिकमेंडेशन भेजी लोकसभा में, उन्होंने स्वीकार की लोकसभा वालों ने, तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। कैन बी रिजेक्टेड, अप्रूव और रिटर्न फॉर रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं प्रेसिडेंट। इसमें क्या कर सकता है? इसको रिजेक्ट कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, पर वापस नहीं भेज सकता रिकमेंडेशन के लिए। क्यों? क्योंकि ये पहले ही जो स्टार्ट हुआ है, पहले ही रिकमेंडेड हो गया, प्रेसिडेंट ने पहले रिकमेंडेशन इसको दे दी है। जॉइंट सीटिंग, हाँ बिल्कुल हो सकती है। ऑर्डिनरी बिल में अगर लॉक फंस जाए, 6 महीने निकल जाए, कोई एक्शन ना ले राज्यसभा, तो जॉइंट सीटिंग होगी। हाँ बिल्कुल होगी जॉइंट सीटिंग कराई जाएगी, पर इसमें कोई चांस नहीं होता है जॉइंट सीटिंग का। क्यों? क्योंकि लोकसभा के पास सारी पावर इसके है। तो ये इसमें कुछ चीज़ें हैं। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशनल कैसा होता है? ये भी किसी हाउस में हो सकता है, जस्ट लाइक ऑर्डिनरी बिल की तरह, कोई भी हाउस में हो सकता है, बट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर, ये याद रखना। वो ऑर्डिनरी बिल जो हैं वो जो है ऊपर वाले, मनी बिल तो स्टेट गवर्नमेंट बिल आती है, वो भी पैसा निकालती है, पर ये इसमें नहीं हो सकता। स्टेट की असेंबली जो एमएलए जहाँ बनते हैं वहाँ पे नहीं हो सकता है। इंट्रोड्यूस इन आइदर बाय द मिनिस्टर और द प्राइवेट मेंबर, ये भी ऑर्डिनरी की तरह सेम ही है, ऑर्डिनरी की तरह। इट डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो मतलब ये भी ऑर्डिनरी की तरह ही है, अभी तक तो सेम चल रहा है। मेजॉरिटी नीडेड, इसमें ये अंतर आ जाता है, जिसको बिल को मस्ट बी पास बाय ईच हाउस,
ईच हाउस, वो दोनों हाउस पास करेंगे कैसे, विद द स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये टोटल मेंबरशिप है ना हाउस की, जैसे 550 है टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, एंड द मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर प्रेजेंट इन द वोटिंग। यानी कि जो टोटल मेंबर हाउस की है उसकी 50% चाहिए। टोटल मेजॉरिटी जो जितना आपका 255 है, तो यह इसका कितना बनेगा आपका 250 हो गया, 275 के आसपास, 275 के आसपास चाहिए। तो ये हो गया आपका 50% मेजॉरिटी, 2/3 प्रेजेंट होने चाहिए और 50% टोटल मेंबरशिप की वोटिंग होनी चाहिए। यानी कि 275 से ऊपर वोटिंग होनी चाहिए और जो प्रेजेंट होनी चाहिए वो 2/3 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, ऐसा ही याद रखो। इसमें जॉइंट सीटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये ऑर्डिनरी बिल से थोड़ा अलग है। ये दोनों चीज़ जो है ये ऑर्डिनरी बिल से अलग है दोनों चीज़ें। ये हो गया रोल ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव। इफ़ द बिल सीकिंग द कोई अमेंडमेंट कर रहा है फेडरल प्रोविज़न में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये फेडरल प्रोविज़न शेड्यूल 7 की लिस्ट हो गई कोई, जिसमें आपकी यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट है, तो उसमें कोई चेंज कर रहा है या फिर कोई ऐसी चीज़ में चेंज कर रहा है। करंट एग्जाम्पल बताऊँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी कि अभी चेंजिंग कर रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी कि बोला कि आप ब्रेक कर रहे हो फेडरल स्ट्रक्चर को उसमें, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी वो एक लोकल गवर्नमेंट या फिर स्टेट की लिस्ट के अंदर आता है, आप उसमें कुछ चेंज कर रहे हो, जब तक स्टेट की परमिशन नहीं होगी आप नहीं मानोगे। तो उस टाइम पे क्या चाहिए कि प्रोविजन मस्ट बी ऑल्सो रेक्टिफाई, ये जो स्टेट की जो लेजिस्लेचर होते हैं वो भी रेक्टिफाई करें हाफ ऑफ द स्टेट बाय सिंपल मेजोरिटी। जो हाफ ऑफ द स्टेट है वो उस चीज़ को रेक्टिफाई करें, मतलब माने और सिंपल मेजोरिटी से उसे पास करें। उसके बाद आप उसको लाके मेजोरिटी से वोटिंग करा सकते हो अगर कोई आप फेडरल स्ट्रक्चर के साथ चेंज कर रहे हो। ठीक है, प्रेसिडेंट एसेंट क्या देगा, हिम कैन बी रिटर्न, कैन बी मतलब विदहोल्ड कर सकता है, और जस्ट लाइक इन द सेम केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल की तरह उसे रोक भी सकता है। ठीक है, और चीज़ क्या, और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, रोक भी सकता है उस बिल को। और इसको क्या कर सकता है, आफ्टर द प्रेसिडेंट एसेंट द बिल बिकम द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि स्टैंड अमेंडमेंट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कि जो आपको एसेंट मिलने के बाद वो क्या बन जाएगा, वो आपका एक्ट बन जाएगा और वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ चेंज कर दी जाएगी। ये कुछ प्रावधान है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा ही चुका हूँ आपको, ये अब रिपीट नहीं करूँगा, पर मैंने इसमें ऐड में सब चीज़ कर देता हूँ। अब जो हम पढ़ेंगे क्लीन गंगा के बारे में पढ़ेंगे। गंगा का फंड आया तो नेशनल जो मिशन फॉर क्लीन गंगा उसके बारे में पढ़ेंगे। नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा एक इम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। इसको इम्प्लीमेंट किया गया था बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ आपके रिजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा, ऑल्सो नोन एज नेशनल गंगा काउंसिल। अब इसको नेशनल गंगा काउंसिल बोलते हैं। इसने ये मिशन को इम्प्लीमेंट किया था, नेशनल गंगा काउंसिल ने, ऐसे याद रखो, नेशनल गंगा काउंसिल ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। इसको कब किया गया था, 12 अगस्त 2011 को इसको किया गया था, 12 अगस्त 2011 को किया गया था, अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। देखो ये नेशनल ग्रीन मिशन है, जिसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर इसको रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर 1860 के अंदर इसको रजिस्टर्ड किया गया था एज ए सोसाइटी। जो नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा है अंडर द नेशनल गंगा काउंसिल के आता है, सपोर्ट बाय द स्टेट लेवल प्रोग्राम, मैनेजमेंट जो प्रोग्राम होते हैं स्टेट गवर्नमेंट चला रही है जहाँ से गंगा निकलती है, जैसे लाइक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड भी फाइनेंशियली और टेक्निकली असिस्टेंट भी प्रोवाइडेड कराती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं प्रोग्राम को सपोर्ट करती है। अब ये इनिशिएटिव जो टूवर्ड्स द क्लीन गंगा को साफ़ करने का पूरा इनका प्रावधान था कि गंगा को साफ़ करेंगे, इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके लिए गंगा एक्शन प्लान बनाया गया था, 1985 में अनाउंस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने। फर्स्ट रिवर एक्शन प्लान है डेट वाज इंट्रोड्यूस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर क्वालिटी। तो आप याद रखो, इससे पहले भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं गंगा को क्लीन करने के लिए। जैसे 1985 में फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट रिवर एक्शन प्लान है इंट्रोड्यूस इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर क्वालिटी। आज मैंने आपको पढ़ा है वाटर क्वालिटी कैसे मैनेज करते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन, बायो ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, फिर आपकी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऊपर मैंने वीडियो में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ जो इससे पहले पार्ट बनाया है। और कौन सा प्लान था, और था नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान भी बनाया गया। इसके अंदर भी प्लान था कि इसमें भी एम तक कवर ऑल द मेजर रिवर ऑफ इंडिया। नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी बनाई गई, कंट्रोल बाय द प्राइम मिनिस्टर।
ऑफ इंडिया। नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी वॉज फॉर्म इन सेक्शन 3 ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को अंदर इसको बनाया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2009 एंड डिक्लेयर द गंगा एज ए नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी, इसको बनाया गया, प्राइम मिनिस्टर्स को देखते थे, सेक्शन 3 अंडर बनाया गया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2009 में बनाया और इसके अंदर ही गंगा को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया बताया गया। फिर गवर्नमेंट क्लीन अप कैंपेन चलाया गया 2010 में, उसमें एंट्री टू मतलब कि अनट्रीटेड जो म्यूनिसिपल सीवेज होता है या इंडस्ट्रियल रन ऑफ वाटर होता है, इंडस्ट्रियल गंदा पानी होता है, वो रोका गया। ठीक है, उसके बाद आया नमामि गंगे प्रोजेक्ट। नमामि गंगे प्रोजेक्ट एक होलिस्टिक अप्रोच रखता है, ब्रिंग करता है, हर चीज़ को एक साथ लाने की कोशिश करता है, पब्लिक पॉलिसी को, टेक्नोलॉजी को, एक मिनट रुकिए, हाँ, पब्लिक पॉलिसी को एक साथ लाना है, टेक्नोलॉजी को एक साथ लाना है और जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है उसको भी एक साथ बढ़ाना है। अब इसमें कुछ इंट्रोड्यूस किया गया है, जो लेंथ है गंगा की वो इतनी किलोमीटर की लेंथ है, 2500 किलोमीटर के आसपास की। जो रिवर बेसिन है बाउंडेड बाय द हिमालयास इन द नॉर्थ, अरावली इन द वेस्ट एंड द विंध्या एंड छोटा नागपुर प्लेटो इन द साउथ एंड ब्रह्मपुत्रा इन द ईस्ट। आप देख सकते हैं बीच में गंगा, इधर हिमालय हो गए नॉर्थ में, अरावली इधर हो गए आपके, विंध्यास के इधर हो गए और छोटा नागपुर प्लेटो आगे हो गए और ब्रह्मपुत्रा इधर हो गई। तो यहाँ पूरा सिस्टम किसका है? ये एक गंगा का सिस्टम है पूरा है। ठीक है, इस रिवर ये लाइफलाइन है कम से कम मिलियंस ऑफ इंडियंस जो इस पे खेती या डेली नीड्स कहीं ना कहीं रिवर पे डिपेंड है। गंगा एक होलिस्ट रिवर है, हिंदू के धर्म में मानी जाती है, कल्चर इसके बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में। जो गंगा का बेसिन है, लार्जेस्ट रिवर बेसिन, लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूटिंग 26% ऑफ द कंट्री एरिया एंड सपोर्टिंग 43% ऑफ पॉपुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप इसको कहीं मेंशन करना चाहोगे इस लाइन को, तो लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया है। ये 26% जो पूरा एरिया कवर करता है, 43% नियर अबाउट 50% पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चीज़ों को जोड़ता है। अब जो मेन चीज़ आता है जहाँ से गंगा बनती है वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है बद्रीनाथ, बी केदारनाथ, केदार सिंह मूवी देखी होगी आपने, केदारनाथ पे गंगोत्री, बस ये पहले ये पढ़ेंगे, यहाँ से यमुनोत्री अलग है, ये यमुना के लिए, ये यमुना के लिए, यमुना नहीं पढ़ रहे। तो यहाँ से बद्रीनाथ से निकलती है आपकी अलकनंदा, बी ए, जैसे बी ए पढ़ते हो ना, बी के बाद ए आता है, बद्रीनाथ में बी के बाद ए आ रहा है, तो बी से निकलती है ए का कौन सा? अलकनंदा। उल्टी पढ़ो, बी ए पढ़ते हो ना, बी ए प्रोग्राम ग्रेजुएशन में, तो वहाँ से अलकनंदा निकलती है, नीचे तक जाती है, यहाँ तक जाती है, इसके बाद गंगा बनती है। तो सबसे पहली जो रिवर मिलती है वो मिलती है धौली गंगा। तो जहाँ पे मिलती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु भगवान सबसे बड़े भगवान थे, तो सबसे पहले आएगा विष्णु प्रयाग, जहाँ पे धौली गंगा मिलेगी। ठीक है, फिर नीचे उतरोगे, फिर वहाँ पे मिलती है नंदकर्णी पे कौन सा प्रयाग मिलता है? नंद प्रयाग। अलकनंदा से नंदकर्णी जब मिलती है तो बनता है नंद प्रयाग, तो नंदकर्णी से याद रहेगा नंद प्रयाग। और नीचे चलोगे फिर आके मिलती है पिंडार। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पिंडारीज कौन थे? एक लुटेरे बोलते थे अंग्रेजों ने, अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी पिंडारीज, वो अंग्रेजों को लूटते थे और गरीबों में बांटते थे, तो उन्हें पिंडारी बोलते थे। तो अंग्रेज क्या बोलते थे पिंडारियों को? कि इनके कर्म बहुत बेकार है, कर्म बहुत बेकार है। तो कौन सी रिवर पिंडार पे कौन सी जगह बनेगी? करण प्रयाग बनेगी। चलो ये खत्म हो गया, यहाँ पे आपकी ये सारी रिवर खत्म हो गई, जो इधर से आ रही हैं आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं अलकनंदा, ये सब खत्म हो गई। अब आती है केदारनाथ से, केदार मूवी देखी होगी तो वहाँ पे मंदाकिनी निकलती है, मंदाकिनी के से निकलता है एम, KTM बाइक है ना, KTM, के से कौन सी ट्रिब्यूटरीज निकलती है? के से एम ट्रिब्यूटरीज निकलती है, तो के कौन सी ट्रिब्यूटरी? एम निकलती है, तो KTM बाइक है तो KTM निकलती है, तो मंदाकिनी निकलती है। और ये कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है रुद्रप्रयाग पे मंदाकिनी। जो KTM की जो रेस है ना, जो आप रेस देते हो बाइक की, बहुत तेज़ भागती है, तो के से निकलती है, अभी केदारनाथ से निकलते हैं, कौन सी ट्रिब्यूटरी निकलती है? मंदाकिनी निकलती है, और रेस बहुत तेज़ है तो रुद्रप्रयाग पे आके वो मिलती है। उसके बाद आते हैं गंगोत्री से आप एक ही रिवर निकलते, याद रहेगा, गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, भागीरथी, और ये देवप्रयाग के आसपास निकलती है। तो आपने देवी प्रसाद गोंडा का नाम सुना होगा, देवी प्रसाद गोंडा का नाम, तो देवप्रयाग, भागीरथी और गंगोत्री ऐसे याद रख सकते हो। और आगे फिर गंगा हो जाती है, ये ऋषिकेश आ जाता है, आगे फिर हरिद्वार आ जाता है, फिर प्लेन में पहुंच जाती है ये रिवर, तो ये आपको याद रखना है।
अब ये प्लेन में उतर गई, यहाँ से गंगा आ गई है नीचे, यहाँ से देवप्रयाग है, ये रहा देवप्रयाग, फिर गंगा नीचे आ गई है, ये आ गई है, ये चल रही है गंगा। मैं आपको पूरा बना के दिखाता हूँ। गंगा ये जा रही है, देखो ये जा रही है, ये यहाँ कोई जाके कहीं अलग अलग हो जाती है, फिर आगे जाके ये पद्मा बन जाती है, पहुँच जाती है। ये इसमें से यहाँ से आ रही है ब्रह्मपुत्रा, और ये इसमें तीस्ता मिलती है ब्रह्मपुत्रा में, ठीक है। जो पहली रिवर है वो आती है यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करते हो, रामगंगा। रामगंगा यहाँ मिक्स करती है, रामगंगा यहाँ लिख सकते हो, रामगंगा, रामगंगा। गोमती, फिर आती है गोमती, फिर आती है घाघरा, फिर रप्ती, गंधक और कोसी। घाघरा जो है आपकी, जो घाघरा है उसको ही शारदा मिलती है, घाघरा में आके ही शारदा मिलती है। तो शारदा ट्रिब्यूटरीज किसकी है? घाघरा की है। तो हमने इसे कैसे याद रखा है? राम की नीचे लिखा, गोमती का, गोमाती बोल दो या गोमती बोल दो, गोमती का, घाघरा रपट फिसल जाते हैं ना, रपट का, तो रप्ती, गंदा हो गया, तो राम की, गोमती का, घाघरा, रपट कर, गंदा हो गया। अपने आप पढ़ लेना, हो गया मतलब कोशी सबसे लास्ट में मिलती है। तो ये कौन सी है रिवर? ऐसे बह रही है, तो इधर वाली रिवर कौन सी होंगी? ये होंगी लेफ्ट बैंक। ये ऊपर वाली कौन सी है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो राम की गोमती, तो ये गोमती बोल दो या गोमाती बोल दो इसे, गोमाती का घाघरा रपट के गंदा हो गया और कोशी में धोना पड़ा। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं। इधर से रिवर जो गंगा आती है सबसे पहले मिलती है इलाहाबाद के आसपास आके मिलती है आपकी यमुना रिवर। ये देखो, ये आ रही यमुना रिवर। आगे चलेंगे, यमुना मिलती है। फिर यहाँ पे कहीं मैं आपको एक रिवर और बता देता हूँ। आगे आप चलोगे तो आगे मिलती है सोन रिवर, सोन रिवर। ये अमरकंटक के आसपास से निकलती है। गोविंद पल्लम सागर डैम भी है इस पर, गोविंद आपके वल्लभ पंत सागर डैम भी है। तो ये याद रखना, सोन रिवर जो आती है वो निकल के आती है कम से अमरकंटक के आसपास। आगे चल लोगे तो पुनपुन मिलती है, पुनपुन। तो नीचे की 3 रिवर देखोगे तो आपको याद रहनी चाहिए। एक तो होगी यमुना, एक होगी आपकी सोन, और एक होगी पुनपुन। तो ये 3 रिवर मिलती हैं इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। बस याद रखो, खत्म हो गया। अब देखते हैं यमुना का क्या खेल है। यमुना की 4 रिवर याद रखो, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, CSB के। चल, गाली में बन सकता है इनका। C4 क्या होगा, S4 क्या होगा, चल, सारा ले, और फिर BK, बस अपने आप बना लेना। तो यमुना की ट्रिब्यूटरी चल, हाल है, ऐसे आप पढ़ सकते हो। मैंने आपको ट्रिक बता दी है, गाली नहीं देना चाहता, कुछ भी आ सकता है। तो ये आपको याद रखना है। मैंने ऐसे याद किया हुआ है, तो मैंने आपको भी यही बताया। एक तरफ राम का नाम ले लिया, एक तरफ ने इससे पढ़ लिया। तो चंबल, सिंध आपकी, ये बेतवा हो गई और केन होगी रात में। और इनको लिंकेज की प्रोग्राम चल रहा है, बेतवा और केन को। उसके बीच में कौन सा टाइगर रिजर्व आता है वो आपको बताना है। तो इसके बीच में बेतवा की दूसरी ट्रिब्यूटरी कौन है? धनसा बोलते हैं, धनसा इसे बोलते हैं। और फिर अगर चंबल की भी देखोगे, आपकी बानस हो गई, आपकी बानस के बाद ये होगी आपकी पाद्यवती होगी। चलो ये मत याद रखो, बस आप ये याद रखो 4 जो आज हमने क्या पढ़ना था, यमुना की पढ़नी, यमुना की हमने कंप्लीट कर ली। अब कॉज ऑफ इम्प्योरिटीज़ क्या है गंगा के अंदर, प्रॉब्लम क्या है गंगा के अंदर? देखो 2 चीज़, एक तो नेचुरल कॉज है, जो गंदगी होती है नेचुरल वजह से। एक जो कॉज है गंगा के अंदर गंदगी का, एक है उसके अंदर, जस्ट वेट अ मिनट, दो कॉज है गंगा के। एक तो होता है नेचुरल कॉज है, एक मैन मेड है। नेचुरल कॉज सॉइल इरोजन हो जाना, रेन हो जाना ज़्यादा, उसमें डिपॉजिट हो जाना डेथ का, डिके जो रिमेन्स होते हैं प्लांट्स के, हाई स्पीड विंड आ जाना, फ्लड आ जाना। तो इसलिए नेचुरल कॉज है, ठीक है ना, जो गंगा को गंदा करते हैं। एक मैन मेड सबसे बड़े कॉज है। आप गंदगी जो करते हो, सीवेज डिस्पोजल जो डालते हो, इंडस्ट्री का वेस्ट आता है, ये सब ऑन द नेशनल रिवर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द कंट्री, एंड वन ऑफ द टॉप 10 मोस्ट जो थ्रेटिंग रिवर बेसिन है इन द वर्ल्ड। मतलब जो प्रॉब्लम में है बेसिन रिवर के, तो सबसे ज़्यादा यही बेसिन है, याद रखो, टॉप 10 में आता है। तो क्वालिटी ऑफ गंगा इज डिक्रीज, मतलब एक
स्टेडली कम हो रही है जो क्वालिटी है गंगा की, ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ द वेस्टेज। द वाटर ऑफ गंगा इज नॉट, मतलब फिट नहीं रहा, पीने लायक भी नहीं रहा, गंगा को शुद्ध बोलते थे। द लेवल ऑफ जो आपको कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है, द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया दैट इंडिकेट द प्योरिटी ऑफ वाटर इज बिलो द 50 फॉर ड्रिंकिंग एंड अबव 500 फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो वो जो बैक्टीरिया है, कॉलीफॉर्म जो लेवल का जो बैक्टीरिया बताता है, इंडिकेट करता है प्योरिटी ऑफ वाटर मस्ट बी बिलो 50 फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर 5000 फॉर एग्रीकल्चर पर्पस होना चाहिए। द प्रेजेंट स्टेट जो है कॉलीफॉर्म का गंगा में कितना है, 550 है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होना चाहिए, डिस्पोजल फॉर द जो डेथ बॉडीज़ हैं, हम इन्हें जलाते हैं गॉड के नाम पे, ये सब करते हैं, इसकी वजह से बहुत गंदा हो रहा है हमारा जो पानी है गंगा का। तो इसके लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट लेके आए, इसे 2014 में लॉन्च किया गया और 20,000 करोड़ इस प्रोजेक्ट को दिए गए। इसमें इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन करना था मिशन का, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर करनी थी, रिड्यूस करना था आपका पॉल्यूशन जो है, रिवर बेसिन को अप्रोच करना था, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करनी थी मैनेजमेंट के अंदर, मेंटेन करना था मिनिमम इकोलॉजी फ्लो बना रहा है, मतलब पानी बहता रहा है रिवर का, कंजर्व करना था और उसको रिजुविनेट करना था, मतलब नया बनाना था, ये करना था। विज़न क्या था इसका गंगा का कि रिजुविनेशन इंक्लूडिंग रिस्टोरेशन, जो रिस्टोर करना था, अरिवल धारा मतलब कंटिन्यूस फ्लो रहे, उसे बोलते हैं अविरल धारा, एक निर्मल धारा की अनपॉल्यूटेड फ्लो रहे। तो निर्मल धारा, निर्मल बोलते हैं ना कि मेरी नहाने के बाद मेरी काया निर्मल होगी, यानी कि स्किन निर्मल होगी, निर्मल अनपॉल्यूटेड फ्लो रहे। और अविरल धारा में क्या बोला, कंटिन्यूस फ्लो रहे, ऐसा मेंटेन करना था। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी 8 देशों की कंट्री ने पार्ट किया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, इजराइल, बहुत सारी कंट्री ने इसमें पार्ट किया कि गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए। फिर 2016 में गवर्नमेंट ने इशू किया नोटिफिकेशन कि नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा लेके आए, एक्सरसाइज द पावर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर इसको ऐड किया गया। तो नमामि गंगे के पैसे दिए गए 155, जिसमें जो न्यू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए, बिल्डिंग बनाई गई जहाँ पे जो लाशों को जलाते हैं, टॉयलेट्स बनाए गए। नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा हेड करता है इसको, नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा हेड करता है। इन्वॉल्व किया गया उन स्टेटों को मॉनिटरिंग करने के लिए। रियलिस्टिक जो डेडलाइन है वो 10 साल की इसमें रखी गई। प्रीवियस प्रोजेक्ट में इतने पैसे थे, ऐसे ऐसे काम किया, थोड़ा कम था, प्रीवियस को हमें जानना नहीं है। पिलर ऑफ क्या है क्लीन गंगा प्रोजेक्ट के कि क्रिएट करना है कैपेसिटी कि वही सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, फिर रिवर फ्रंट घाट्स मॉडर्नाइज करना है जहाँ पे बैठते हैं, क्लीन करना है रिवर जो मतलब कि सरप्लस है, कलेक्टिंग फ्लोटिंग सॉलिड वेस्ट आ रहा है, कंजर्वेशन करना है रिवर बायोडाइवर्सिटी का, एफॉरेस्टेशन करना है रिवर के दोनों साइड, पब्लिक आउटरीच इंक्रीज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करना है कि पब्लिक आके खुद उसमें पार्टिसिपेट करे, वर्कशॉप लगाए, वहाँ पे सेमिनार लगाए, रिवर के बारे में बताए, क्लीननेस ड्राइव चलाए, वहाँ प्लांट लगाए आसपास, तो उन पे सब पे काम करना है। और इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट क्या है कि मॉनिटरिंग करना है रियल टाइम, जो इंडस्ट्री की गंदगी ना आए। उसके लिए गंगा ग्राम मेकिंग विलेज बनाए गए अलोंग द रिवर के साइड में, जो गंगा जो गांव होते हैं ना, तो उन्हें गंगा ग्राम बनाया गया। उसमें ओपन डिफेक्शन ना हो, ODF आपको पढ़ा होगा, ODF होगा, फिर ODF प्लस होगा, ODF प्लस प्लस होगा। मैंने इस पर एक वीडियो बना दूंगा, छोटी सी समझा दूंगा, 3 मिनट का टॉपिक है। ओपन डिफेक्शन फ्री बनाना है उन गाँव को कि गंदगी ना करेगी, वो सॉल्व जो सैनिटेशन है, वाटर है, वो ठीक से चल पाए। अब इसमें जो बनाएगी नेशनल गंगा काउंसिल, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जो नेशनल ये प्रोजेक्ट करती है, हेडेड बाय द नेशनल गंगा काउंसिल डेट रिप्लेस द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। इसको रिप्लेस किया था इसने। अपेक्स बॉडी है जो डायरेक्शन देती है रिजुविनेशन प्रोजेक्ट के लिए। प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है। एंड नेशनल गंगा काउंसिल फॉर्म अंडर द मिनिस्ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर इसको बनाया गया। ये ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखती है, पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल करना है, सब रिवर को कम्प्लीटली ये देखती है क्या करना है। नेशनल जो मिशन क्लीन गंगा है, एक्ट एज ए इम्प्लीमेंट आर्म ऑफ, इसी का इम्प्लीमेंट आर्म है, नेशनल गंगा काउंसिल का ही एक तरह से इम्प्लीमेंट आर्म है। किसका, कौन सा, नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, इसका नेशनल गंगा काउंसिल का ही एक तरह से इम्प्लीमेंट उन्होंने किया है। तो नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा एस्टेब्लिश इन 2011 एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी। इसमें 2 टायर मैनेजमेंट थे इसके अंदर की, गवर्नर काउंसिलिंग और एग्जीक्यूटिव कमेटी थी जो देखती थी चीज़ों को, ये सब चीज़ें। स्टेट लेवल भी कमेटी थी, क्योंकि स्टेट लेवल भी देखना है चीज़ों को, तो इंश्योर करती थी पॉल्यूशन ना हो रिवर में, ये सब चीज़ ना हो। बस ये आगे चलते हैं। फिर फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट देखा गया, ये हम नहीं पढ़ेंगे कितना फाइनेंस दिया गया चीज़ों के लिए। एंटर लेवल एक्टिविटीज़, मीडियम लेवल एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों में पैसा
लगाया गया। फिर सिग्निफिकेंस क्या है कि नेशनल गंगा जो प्लान है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। द रिवर इज़ द सेंट्रल, एक तरह से एक चीज़ है कि नियरली 43% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन, जैसे मैंने ऊपर बताया था, वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर, फिशरी और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए गंगा पे डिपेंडेंट होती है। खेती भी करते हैं लोग गंगा के आसपास, वो भी है। फिर राइजिंग अर्बनाइजेशन, जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, रिवर हैज़ बिकम द एक्सपोज किया जा रहा है टू पॉल्यूशन के लिए, कि ओनली 1/3 ऑफ द सीवेज होता है डेट कैन बी जनरेट अलोंग द, मतलब जो अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है वो रिवर में ही जाता है। नियरली 20% टॉक्सिक जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो रिवर में आ जाते हैं वो इंडस्ट्री से आते हैं, ये भी एक रीज़न बताया गया। उसके बाद जो बताया गया इसके अंदर चीज़ क्या है, जस्ट वेट है, और क्या है फर्दर जो सोर्सेज है पॉल्यूशन की, बहुत सारी एग्रीकल्चर रन ऑफ बोल सकते हैं, एनिमल के जो कैरकेस हैं, फ्लोर्स हैं, बहुत सारे प्लास्टिक वेस्ट हैं, फिर ओपन डिफेक्शन चीज़ें इसके अंदर किया जाता है। फिर उसके अंदर क्लोरा हो गया, टाइफाइड्स हो गया, बीमारी भी होने लगती है, बहुत सारा काम इसके अंदर होता है, ये आप पढ़ लेना क्या क्या होता है। अब इसको अचीवमेंट करने के लिए नेशनल जो गंगा प्रोग्राम है उसको क्या क्या किया गया, एक क्रिएट किया गया सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी, जिसमें STP प्लांट लगाए जाएंगे कि बड़े बड़े की सीवेज को ट्रीट करके ढंग से करें। क्रिएटिंग किए गए, रिवर फ्रंट डेवलप किए गए, रिवर सरफेस क्लीन किया गया, जो सरफेस उसके आसपास क्लीन रखो। रिवर डाइवर्सिटी कंजर्वेशन चलाया गया, जो आसपास डाइवर्सिटी होती है उसको कंजर्व करना। पेड़ लगाए गए आसपास, अवेयरनेस प्रोग्राम चले, जैसे गंगा पहरी होते हैं, वो पहरा मतलब जैसे गंगा पहरी देंगे। फिर उसके बाद जल चेतना, इनटू द जल चेतना, जन चेतना, ठीक है ना, जन आंदोलन स्टार्ट किए गए कि बचाओ गंगा को, ये वैसा। फिर वर्कशॉप सेमिनार चलाए गए उनके आसपास, और भी बहुत सारे काम किए गए। वेरियस अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए, जैसे चरण दान, क्लीननेस ड्राइव, कंपटीशन, प्लांटेशन ड्राइव, ऐसे ऐसे प्रोग्राम चलाए गए गंगा को बचाने के लिए। चलो बहुत अच्छी बात है, ऐसे प्रोग्राम होने भी चाहिए। आगे चलते हैं। गंगा थीम डेवलप की गई कि ऐसे ऐसे गंगा को करेंगे। डिजिटलाइज मीडिया ने थीम डेवलप करी गंगा को और बचाने के लिए। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट मॉनिटरिंग किया गया कि वेस्ट कैसे आ रहा है गंगा को। गंगा ग्राम बनाया गया, जो आसपास के गांव थे उन्हें ग्राम बनाया गया। गंगा को कुछ पैसा भी दिया गया कि ओपन डिफेक्शन फ्री हो पाए, गंदगी ना करें। चैलेंजेस टू क्लीन गंगा, एक तो बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है इसका, बहुत बड़ा एरिया है कैचमेंट, बताया ना मैं तुम्हें। स्लो इम्प्लीमेंटेशन, बहुत सारे प्रोग्राम बहुत स्लो चले। इनएडुकेट स्टाफ नहीं था। वेस्ट मैनेजमेंट इनएडुकेट फाइनेंस थिंग था, रिसोर्सेज समय पे नहीं मिलती थी। टेक्निकल और इंजीनियरिंग सर्विस की भी इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखी गई है। कुछ रिसेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं, वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ और फिर ये ख़त्म हो जाएगा। रिसेंट इनिशिएटिव क्या है, गंगा आपका मंथन, गंगा मंथन मतलब गंगा के बारे में सोचो। गंगा टास्क फोर्स बनाई गई है। फर्स्ट कंपनी ऑफ बटालियन वॉज डेवलप एट आपका गढ़मुक्तेश्वर, एक जगह है हापुड़ के पास, वहाँ पे बटालियन भी लगाई गई है। मतलब बटालियन क्या, वो जो रिटायर आर्मी वाले हैं उनको द्वारा से रखा गया 10-20, उन्होंने एक तरह से बटालियन बना के उस गंगा की रखवाली करते हैं। गंगा ग्राम योजना चलाई गई है। MOU साइन किया है रोटरी, जो किलर है इंडिया का, रोटरी इंडिया है, उसके साथ वॉश इन स्कूल प्रोग्राम, कि जो अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं वो गंगा के आसपास जाते हैं, थोड़ा सफाई करते हैं, ये सब करते हैं। फिर वे फॉरवर्ड में यही बोलेगा कि जो सीवेज ट्रीटमेंट अच्छे से करो, मैनेजमेंट करो रूरल वेस्ट का, जो इंडस्ट्री का जो वेस्ट आता है उसे चेक करो, मेंटेन करो, मिनिमम फ्लो रहना चाहिए। मैंने ऊपर बताया अरिवल धारा और निर्मल धारा। प्रमोटिंग करना है सस्टेनेबल फार्मिंग को आसपास, जो रिवर के आसपास है, कि प्रमोटिंग हो कि सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका वेस्ट ना आए। तो उसके लिए परंपरागत कृषि जो विकास योजना है वो चलाई गई। रिक्लेमेशन किया गया, रिस्टोरेशन किया गया, प्रिवेंट किया गया, जो एरिया है कंजर्व किए जाए वेटलैंड के आसपास गंगा के। इन्वॉल्व किया गया लोकल कम्युनिटी को, फॉरेस्ट ड्वेलर को, कि इसमें आके काम करो। और वाटरशेड मैनेजमेंट प्रमोट किया गया, ग्राउंड रिचार्ज वाटर को, कि रिड्यूस हो जाए प्रेशर का ऑन गंगा। तो ये कुछ प्रोग्राम थे। अगर आपको अच्छी लगी हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, जो मैंने आपको ट्रिक ऊपर बताई थी यमुना के लिए, चल CSB के बताई थी कि राम की गोमती का घाघरा रपट के गंदा हो गया, कोसी में धोना पड़ा। तो ये कुछ मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।